अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। आप बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और साथ में शेयर करें, और अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब हम खाना शुरू कर देते हैं तो मैदे की तरफ ये जाती है, लेकिन इससे पहले दिमाग जो है इसकी तरफ ट्रांसमिशन शुरू कर देती है कि आप जो एसिड है वो आप जो है उसको रिलीज़ करना शुरू कर दें। फिर बोलसेस की शक्ल में जो है यानी छोटे छोटे नवालों की शक्ल में मैदे में ये जाना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जितना हम खाना खाते हैं वो वहीं पे जाना शुरू हो जाती है और मैदे में जमा होना शुरू होती है। फिर इसके ऊपर जो एसिड है वो अपना काम करते हैं, जो गैस्ट्रीन है हमारी, जो पेप्सिन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट शुरू कर देती है। साथ में जो मैदे का साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारा खाना जो है वहीं पे जमा होती है। जब ये जमा होना शुरू हो जाती है फिर साथ में ये इसकी मेटाबॉलिज़्म शुरू हो जाती है। जो इनिशियल मेटाबॉलिज़्म है वो मैदे में शुरू होती है। फिर इससे जो न्यूट्रंस, इनिशियल न्यूट्रंस है वहाँ पे जो है ये एब्जॉर्प्शन इसकी, और साथ में उसकी जो मेटाबॉलिज़्म है मतलब ये है कन्वर्जन उसकी शुरू होती है। फिर मैदा कंट्रैक्शन शुरू कर देती है, मतलब ये जो इनिशियल चीज़ें चाहिए वो इससे मिलती हैं, और फिर इसको स्टमक की तरफ जो है वो छोटे छोटे बॉलिसेस में फर्दर मेटाबॉलिज़्म के लिए उसको वो पास आउट होती है वहाँ पे। तो स्फिंक्टर का काम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि वो इसको रोकती है फर्दर वहाँ पे जाने से पहले। तो ये हम डेक्सलेंसोप्रोज़ोल। दूसरी बार हमारे पास जो मेडिकेशन आती है इसमें वो है हमारे पास इसोमेप्राज़ोल। तीसरी हमारे पास इसमें आती है लेंसोप्रोज़ोल। चौथी इस कैटेगरी में जो मेडिकेशन हमारे पास है वो है ओमेप्राज़ोल। पांचवा इस कैटेगरी में मेडिसिन जो है हमारे पास वो है पेंटोप्रोज़ोल। और 6 नंबर पे हमारे पास है रेबीप्राज़ोल। to 60 mg दिया जाता है हमारे पास 4 to 8 वीक्स के लिए। इसोमेप्राज़ोल हमारे पास है, ये भी 20 और 40 mg हमारे पास अवेलेबल होती है। इसको दिया जाता है पर ओरल, ये भी हमारे पास 4 to 8 वीक्स के लिए पेशेंट को दिया जाता है। अब लेंसोप्राज़ोल जो है हमारे पास, इसको दिया जाता है 15 to 30 mg पर ओरल। अच्छा, ये हमारे पास वाइड मेडिकेशन है कि पीड्स में जो है इसकी यूज़ होती है। पीड्स में इसको दिया जाता है, यानी हमारे पास 1 to 11 ईयर्स तक अगर लोग मौजूद हैं एज उसकी, तो उनको 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है लेंसोप्राज़ोल। इसके बाद हमारे पास ओमेप्राज़ोल है, 20 mg 40 mg में हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हमारे पास 20 to 40 mg पर डे या पर ओरल जो है दिया जाता है। या हमारे पास इसकी जो डोज होती है, जो जिनकी एज कम होती है उनको 20 mg OD दिया जाता है। या हमारे पास जो 40 mg वाले हैं, या जो एडल्ट में हमारे पास 40 mg का डोज है, 40 अवेलेबल नहीं होती तो उनको 40 सुबह 40 mg जो है BD में दिया जाता है, या 40 mg OD दिया जाता है पर ओरल 4 to 8 वीक्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पेंटाप्रोज़ोल है। पेंटाप्रोज़ोल इसकी जो डोज़ है वो हमारे पास 40 mg है, पर ओरल दिया जाता है डेली। BD में भी आप इसको दे सकते हैं, या 40 mg हमारे पास जो है IV 7 डेज़ के लिए अवेलेबल होती है। इसके अलावा हमारे पास रेबीप्राज़ोल है। रेबीप्राज़ोल 20 to 60 mg दिया जाता है पर डे पर ओरल। इसकी खासकर आप लोग अगर देखें, फ्रिक्वेंसीज़ देखें, तो हमारे पास
जो अवेलेबल फॉर्म होती है डेक्सो है हमारे पास 60 mg में आती है। इसोमेप्राजोल है 20 mg 40 mg अवेलेबल है हमारे पास। जो लेंसोप्राजोल है वो 30 mg में अवेलेबल है। मेप्राजोल है 20 mg 40 mg अवेलेबल है। पेंटाप्रोजोल है हमारे पास 40 mg में अवेलेबल है। और रिबिप्राजोल को देखो तो हमारे पास 20 mg और 60 mg में अवेलेबल है। इसको हम ड्यूडेनल अल्सर के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास GERD गैस्ट्रोएसोनोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो है एसोफेगाइटिस, हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर या H. पाइलोरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास जो कम्बिनेशन होती है एमॉक्सिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और हमारे पास जो मेट्रोडिनाजोल है, इसके साथ एक हमारे पास ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, इसके एक कम्बिनेशन लेते हैं। इसके बेस पे हम H. पाइलोरी को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास है। इसकी हमारे पास इंडिकेशन है कि किन किन कंडीशन में हम जो है इसको PPIs को दे सकते हैं। अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो हमारे पास जो पेराइटल सेल है उसमें हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है, हमारे पास जो है पोटाशियम आयंस है, हमारे पास जो ATPase हैं, ये बेसिकली इनके क्या करता है, इनको इनहिबिट करता है। बेसिकली इसका पहला काम होता है इनहिबिट हाइड्रोजन आयंस, पोटाशियम आयंस और ATPase। अब मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को कम से कम पता चलेगा। यहाँ पर हमारे पास जो एडेनोसिन, ये है ATPase एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये बेसिकली इसको क्या करता है, इनकी ब्लॉकेज करता है। जैसी ब्लॉकेज करता है पहले स्टेप में, तो हमारे पास जो एसिड सिक्रीशंस हैं जिसकी प्रोडक्शन हो रही थी हमारे पास स्टमक में, वो स्टॉप हो जाती है। तो हमारे पास पेराइटल सेल में गैस्ट्रीन, हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन जो है ये बेसिकली मिलते हैं। जिसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ, पानी के साथ मिलके, इसके बाद हमारे पास बनती है CO3। इससे फिर हमारे पास जो HCO3 है ये अलहदा हो कि इससे क्लोराइड बनते हैं। क्लोराइड जो है ये बेसिकली हमारे पास आयोनिक चैनल के ज़रिए ल्यूमन में एंटर होती है। जैसे ये ल्यूमन में एंटर होती है, फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस है वो बनना शुरू होती है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोराइड के साथ मिलती है, फिर हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। अब यहाँ से हमारे पास जो, अगर हम PPIs देते हैं, यहाँ से उसका काम शुरू हो जाता है। बेसिकली PPIs जो है वो जाके इन हाइड्रोजन आयंस, पोटाशियम और ATPase के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज करना। अगर हम एक पेशेंट को PPIs देते हैं तो उसकी एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकती है। तो एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके हमारे पास एक है हेडेक, पेशेंट को हेडेक्स काज करती है। एक कंडीशन होती है जो बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने उसके बारे में, उसे एस्थीजिया कहा जाता है। मतलब यह है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है मसल्स की वो आप लॉस कर देते हैं इन जोन्स या हमारे पास जो PPIs है उसको खाने के बाद। इसके अलावा कुछ लोगों में वर्टिगो कॉज करता है, कुछ पेशेंट में ये इंसोमिया काज करता है, कुछ पेशेंट में हमारे पास ये डायरिया काज करता है, कुछ लोगों में हमारे पास एब्डोमिनल पेन काज करता है, और कुछ पेशेंट में हमारे पास ड्राई स्किन। ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं PPIs की, कि ये बहुत सारे पेशेंट में इसको ये कॉज करता है। मेडिकेशन हम उन पेशेंट को नहीं देते जिनमें हमारे पास नॉन एलर्जीज काज करते हैं। मतलब ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी है PPIs के, तो उन लोगों को आप नहीं देते। दूसरा ये कि जितनी भी स्टडीज़ हो चुकी है उनमें हमारे पास जो 18 से कम ईयर्स लोग हैं उनमें बाकी PPIs का कोई इफेक्टिव नहीं देखा गया है। सिर्फ हमारे पास जो लेंसोप्रेजोल है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है बहुत ज़्यादा होती है उन पेशेंट में जिनकी एज हमारे पास 18 से कम होती है। तो उसको हम जो मेडिसिन देते हैं वो हम देते हैं 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से।
तो अगर एक पेशेंट को आप देते हो हमारे पास PPIs, तो जिनकी एज 18 से कम होती है उनमें इफ़ेक्टिवनेस जो है हमारे पास लेंसोप्राजोल के बहुत बेहतर होती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो है ये दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन कम से कम आप लोगों ने जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स है जिसमें डायरिया, इंसोमिया, वर्टिगो, इन चीज़ों को आपने देखना है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में इसका यूज़ जो है बड़ा कॉशन, बड़े एहतियात से आपने करना होता है। अब बीइंग अ नर्स, अगर आप PPIs एडमिनिस्टर करते हो पेशेंट को, तो कम से कम आपने पहले उसको बताना है कि ये आपने एडमिनिस्टर करना है एम्प्टी स्टमक। मतलब ये है कि आप अगर खाना खाओगे तो उसके बाद इसकी जो मेटाबॉलिज्म है और पीक लेवल पे उसका जाना है वो बहुत कम हो जाएगा, इसका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इसी वजह से आपने इसको खाना है जो है वो कुछ खाने से पहले जो है आपने इसको खाना है। इसके बाद जो है आप लोगों ने इसको बताना है कि आपने जो है इसका यूज़ जो है आप इस्तेमाल करते हो तो पानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप जो लेते हो तो इसका इफ़ेक्टिवनेस बेहतर होता है। लेकिन अगर पानी के साथ हो, वाटर के साथ हो, तो ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहता है। अगर आप एक पेशेंट को एनजी लगी हुई है तो आपने उसका जो हमारे पास जो कैप्सूल्स हैं वो प्लास्टिक के कैप्सूल आपने हटाने हैं और जो इसकी अंदर मेडिकेशन है उसको आपने जो है इस पानी में जो है वाटर में डिज़ोल्व करना है और थ्रू एनजी आपने देनी है।